तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द रेल ज्ञान जंक्शन यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स वर्सेस डीजल लोकोमोटिव्स के बारे में। यानी कि जो हमारे दोनों ही लोकोमोटिव्स हैं इनकी वर्किंग के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है। और वर्किंग के बाद हम जानेंगे कि इनमें से कौन सा लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल है। तो इन दो पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई डिले करे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव्स के बारे में। तो डीजल लोकोमोटिव हमारे जो है वो कैसे काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। और अगर बात की जाए डीजल लोकोमोटिव की, तो इसमें आपको भी पता है कि एक डीजल इंजन होता है जो कि 16 से 20 सिलेंडर के आसपास का हो सकता है। वेरी करता है, हर लोकोमोटिव में अलग अलग आता है। जैसे कुछ लोकोमोटिव्स में 12, कुछ में 16, 18, 20 ऐसे भी आते हैं, और ये 20 सीरीज़ में ही होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये डीजल इंजन रन करता है तो रन करते में इसके जो क्रैंक शाफ्ट होती है इसको पिस्टन रोटेट करते हैं। ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है एक बड़े से जनरेटर में जुड़ी होती है, या फिर आप कह लो बड़े से ऑल्टरनेटर में जुड़ी होती है। और जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो जनरेटर में कनेक्ट होने की वजह से ये जनरेटर को भी घुमाती है। और जनरेटर में होता क्या है कि जनरेटर की जब अंदर के पार्ट्स मूव होते हैं, वो जो आर्मेचर होता है बड़ा सा, जो कि अच्छा खासा करंट यूज़ करता है, वो जब मूव करता है, घूमता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने की वजह से उसमें करंट पैदा होता है। अब वेरी करता है, कुछ डीजल लोकोमोटिव्स में वो एसी में डायरेक्ट पैदा होता है, तो कुछ में डीसी में होता है, उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है। डीजल लोकोमोटिव्स में इंजन के थ्रू करंट प्रोड्यूस होने के बाद भेजा जाता है रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर्स, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी बहुत डिटेल वीडियो बनाना हो तो वो भी बता दूँगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं बना दूँगा, ठीक है। और जब इन रेक्टिफायर्स के थ्रू जो हमारा करंट है वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रैक्शन मोटर तक पहुंचाया जाता है। ट्रैक्शन मोटर से होता क्या है कि ट्रैक्शन मोटर में हमारे गियर्स फिट होते हैं, और ये जो गियर्स होते हैं ये एक्सल में जुड़े होते हैं। जो हमारा ट्रैक्शन मोटर है वही ड्राइव देता है हमारे पूरे व्हील सिस्टम को, यानी कि पूरे एक्सल को। और हर एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर होता है, हर सिंगल एक्सल पर सिंगल ट्रैक्शन मोटर होता है। अगर आपके लोकोमोटिव में 6 एक्सल्स हैं तो ये 6 ट्रैक्शन मोटर एक लोकोमोटिव में होते हैं, ठीक है। और अब अगर बात की जाए कि उसमें 4 एक्सल हो तो क्या होगा, 4 एक्सल हैं तो 4 के चारों में आपके जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं होते हैं। पर एक्सल एक ट्रैक्शन मोटर। कोई भी लोकोमोटिव ऐसा नहीं है हमारी इंडियन रेलवे में अभी तक जिसमें कि हमारे जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो 6 में से 4 में हो, 2 में ना हो, ऐसा कोई भी लोकोमोटिव अभी तक तो नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि डीजल लोकोमोटिव्स के, तो डीजल लोकोमोटिव आपको शॉर्ट में मैंने समझा दिया और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर डाल दूँगा, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स पे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हमारे काम कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में इतना तामझाम नहीं होता जितना डीजल में होता है। पहले डीजल से इंजन चला, फिर इंजन से पावर जनरेट हुई, पावर जनरेट होने के बाद ट्रैक्शन मोटर में इतना कुछ नहीं होता। उसमें आपका जो करंट होता है लोकोमोटिव डायरेक्ट पैंटोग्राफ के थ्रू वायर से लेता है। मेन सोर्स इसका वायर ही होता है, जो ऊपर ओवरहेड वायर्स इसमें देख पा रहे फोटो में। और बात की जाए कि ये कैसे लेता है, तो जो पैंटोग्राफ होता है ये करंट को अपने से करंट को खींचकर लोकोमोटिव में भेजता है। अब लोकोमोटिव में जाने के बाद जो हमारा प्रोसेस है फिर से वही रेक्टिफायर्स, ट्रांसफार्मर्स, कई सारे इक्विपमेंट्स के थ्रू जो हमारा करंट है वो ट्रांसफ़र होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे वायर्स जो हैं उनमें 25 किलोवाट एसी करंट दौड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरा 25 किलोवाट एसी करंट लोकोमोटिव यूटिलाइज़ करे। कुछ को वो स्टोर करके अपनी बैटरीज में भी रखता है प्रोसेस करने के बाद, और जो बाकी का करंट होता है उसे लोकोमोटिव ट्रैक्स के थ्रू ग्राउंड में सेंड कर देता है। अब बात की जाए कि इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद बहुत सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं, आई मीन टू से सर्किट्स, चिप्स नहीं कहना चाहता मैं। और इनके थ्रू जो हमारा करंट पास हो जाता है तो उसके बाद कई सारे और इक्विपमेंट्स में भेजा जाता है, जैसे कि बड़े बड़े पंखे हैं, ब्लोअर हैं, फैंस हैं, कूलिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में आपका रेडिएटर होता है, उसमें पूरा का पूरा वाटर कूलेंट कूल्ड होता है। उसमें 12 से 1300 लीटर जो हमारा कूलेंट है वो रन करता है पूरे इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो उसमें इतना कुछ इलेक्ट्रिक का यूजेज है नहीं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही फैंस भी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही जो इंजन में बड़े बड़े ब्लोअर्स हैं, कूलर्स हैं, वो सब भी चलते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वाटर का कूलिंग सिस्टम नहीं होता है।
और अब अगर बात की जाए कि इसमें इन कूलिंग यूनिट्स के बाद कहाँ जाता है करंट, तो कूलिंग यूनिट्स के बाद जो हमारा करंट है उसको भेजा जाता है ट्रैक्शन मोटर्स में, सबसे लास्ट में ट्रैक्शन मोटर्स में ही जाता है। और ट्रैक्शन मोटर्स में हमारा जो करंट है वो सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमारा जो लोकोमोटिव है वो लोड को हॉल करता है, लोड को पुल करता है, पुश करता है, कुछ भी करता है। तो अब ट्रैक्शन मोटर्स में इसमें भी वही कहानी है, पर एक्सल सिंगल ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। इसमें भी अगर 6 हैं तो 6, 4 हैं तो 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो लोकोमोटिव है डीजल और इलेक्ट्रिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। और अब अगर बात की जाए कि हमारा डीजल लोकोमोटिव में और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता है, तो डीजल लोकोमोटिव जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि डीजल का आप जानते हो डीजल का जो टॉर्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। और डीजल लोकोमोटिव काफ़ी हैवी लोड होता है, मतलब उसका जो वेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो भी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के मुकाबले। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स डीजल लोकोमोटिव्स के सामने थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, तो इसी वजह से इनमें जो व्हील स्लिप की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में आपको डीजल लोकोमोटिव से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारा जो टोटल कंक्लूजन निकल कर आया कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से ज़्यादा पावरफुल हमारे डीजल लोकोमोटिव्स होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारे जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं उनको आज भी इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर रही है अपने रेलवे सिस्टम्स में। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से डीजल लोकोमोटिव बंद होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ में अभी भी बहुत से ऐसे रूट्स इलेक्ट्रीफाइड हैं जहाँ मतलब बहुत से ऐसे रूट्स हैं जो कि अभी भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हैं। और उनका जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक के लिए हमारा जो इंडियन रेलवे है वो डीजल लोकोमोटिव्स को इतनी आसानी से तो बाय बाय नहीं कहने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरी वीडियो का कंक्लूजन। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव्स को डिटेल में अलग अलग वीडियोज़ में कवर करूँगा। ये एक कॉम्बो मैंने सोचा बनाने का, आपको समझ में आ जाए तो मैंने ये बनाकर डाल दिया है। और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।